सक्सेस पॉइंट इन केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिड्यूस करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ एक फॉर्मूले की। तो देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल को मैं लिखता हूँ इरेप्स, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ना, नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन टाइप इरेप्स। किसी एक इरेप्स का जो अपन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, मतलब उसके कितनी संख्या में है। जैसे A1 है तो A1 2 है, 2 यहाँ 4A1 है, तो देखिए उसके हिसाब से नंबर ऑफ इरेप्स ऑफ गिवन टाइप इरेप्स है ना। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं 1/h। h क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और इसके बाद समेशन ऑफ, यहाँ पर एक मल्टीप्लाई करेंगे ऑपरेशन इन दी क्लास, फिर उसके बाद आता है करेक्टर ऑफ आता है इरेप्स, फिर आएगा करेक्टर ऑफ आर मीन्स रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको अगर मैं इसको लिखूं N/I, नंबर ऑफ इरेप्स ऑफ गिवन टाइप इरेप्स, तो ये तो इसको मैंने शो कर दिया N/I से। अब अगर मैं आगे बात करूं 1/h समेशन I, तो इसमें मैं I के रेस्पेक्ट में करूँगा, और समेशन ऑफ ऑपरेशन इन क्लास को लिख सकता हूँ मैं GRI, और इसको लिख सकता हूँ मैं करेक्टर ऑफ इरेप्स को काई इरेप्स I, और इसके बाद इसको लिख देता हूँ मैं काई RRI। ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने के लिए मैं एक वेल नोन एग्जांपल लूँगा, वाटर मॉलिक्यूल, और उसकी करेक्टर टेबल बनाएंगे, उसके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको रिड्यूस कर किस में कन्वर्ट करेंगे, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। गॉट इट। देखो अपन बात कर रहे थे एग्जाम्पल कौन सा ले रहे थे अपन, H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल के लिए मैं जो पॉइंट ग्रुप है C2V, तो मैं सबसे पहले C2V की करेक्टर टेबल बना लेता हूँ। ये C2V पॉइंट ग्रुप है, इसमें जो क्लास है एक तो E, एक C2Z, एक है सिग्मा XZ, और एक क्लास रहेगी सिग्मा YZ। गॉट इट। अब जिसके जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मूल्यांकन सिंपल था A1, A2, A3 और A1, A2 B1, B2 ये थे। अब इनके जो करेक्टर थे ये तो टोटली सिमेट्रिक था। A1 तो जो 1 1 1, और ये 1 1 और 1। अब इसमें आते हैं अपने पास, तो क्या था 1 1 -1 -1। अब इसमें क्या था 1 -1 1 -1, और ये था 1 -1 -1, और ये 1। ये इधर का पार्ट हो गया। अब इसके जो इस पार्ट की बात करते हैं, देखो ये वाला पार्ट है Z, फिर था RZ, फिर ये X RY, और ये Y RX। इसमें आता था रोटेशनल और ट्रांसलेशनल फंक्शन। पर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना, वो ये है कौन सा, बाइनोमिनल और पॉलिनोमिनल फंक्शन आते हैं इसमें X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर XY XZ, और ये YZ। इसी के साथ ही जो आपकी जो करेक्टर टेबल है ये बनकर पूर्ण हो जाती है। अब अपन किसके लिए रिड्यूसिंग रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल ले रखा, तो इसके लिए अपन लिख लेते हैं TORR। अब रिड्यूसिंग रिप्रेजेंटेशन निकालना अपन सीख चुके हैं। मैं एक बार और थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये मेरे पास है वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, ये H। अब मैं इसमें जो
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। ये था मेरे पास x, ये था मेरे पास z और ये था मेरे पास y। इसी प्रकार इसमें ये x z y। अब इसमें इधर था ये x, ये था मेरे पास z और मैंने इस y को सामने ये तो मैं पीछे की तरफ लिख देता हूँ, तो डैश 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 ये y। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए इस पर। अब अपन ने एक मेथड पढ़ी थी टो आर आर निकालने की, वो क्या थी अपने पास, जैसे अपन टो आर आर निकालते थे तो एक फॉर्मूला था NUS, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम मल्टीप्लाई बाय करेक्टर ऑफ द ऑपरेशन, यानी काई आर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन का करेक्टर लगा रहे हैं उसी के बेसिस पे अपन क्या निकाल लेते थे टो आर आर। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल में अगर मैं ई अप्लाई करूं आइडेंटिटी तो तीनों के तीनों एटम क्या है अनशिफ्टेड, तो यहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं होगा और इसका करेक्टर रहता है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हम अपने पास आएगा यहाँ पर टो आर आर कितना आएगा 9, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 9 आ गया। अब अपन C2Z अप्लाई करेंगे तो Z एक्सिस के थ्रू इमेजिनरी एक्सिस जाएगी, तो ये देखिए इस एक्सिस के थ्रू ये जा रही है और यहाँ मैंने लगाया C2। जैसे ही C2 अप्लाई किया दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, शिफ्टेड हो गया और अनशिफ्ट एटम बचा मेरे पास ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन। अब अपन को पता है अनशिफ्टेड एटम एक ऑक्सीजन और C2Z का करेक्टर होता है -1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया -1। अब आता है सिग्मा XZ, देखो ये x ये z, तो कौन सा प्लेन बन रहा है, ये वाला प्लेन, इस बोर्ड का जैसा प्लेन। तो देखिए ये प्लेन अगर मैं गुजारूँ तो तीनों के तीनों एटम आधा आधे कट जाएंगे, कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ, तीनों के तीनों एटम क्या बचे अनशिफ्टेड। और अपन को पता है कि सिग्मा का जो करेक्टर होता है वो होता है 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसका करेक्टर आ गया तो आर आर आ गया 3। और इसी प्रकार अगर मैं सिग्मा YZ की बात करूं तो देखिए इसमें कौन सा प्लेन लगाऊंगा, y मैंने ये मान रखा, z ये y और ये z, ये वाला प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, ये YZ इस वाले प्लेन की। तो अगर मैं ये वाला प्लेन गुजारूँ इसमें ये वाला, तो देखिए ये दोनों तो शिफ्ट हो जाएंगे, इट मीन्स ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे और ये आधा कटता हुआ चला जाएगा, कौन ऑक्सीजन। तो इस बार एक ही अनशिफ्टेड एटम है ऑक्सीजन और करेक्टर रहता है y सिग्मा का हमेशा 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो अपने पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गया वाटर मॉलिक्यूल के लिए 9 -1 3 और 1। ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्या करता है, वेरी करता है। अब इसको रिड्यूस करते हैं और निकालते हैं इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। देखिए अब अपन रिड्यूस कर लेते हैं, अपने पास जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गया वो तो वाटर के लिए आ ही गया। अब इसको फर्दर रिड्यूस कर क्या प्राप्त कर लेते हैं, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वो भी संख्या में, नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा 4, ए अबेलियन पॉइंट ग्रुप है तो नंबर ऑफ क्लासेज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर, क्योंकि हर एक सिमेट्री एलिमेंट से इंडिविजुअल क्लास का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं अपन सबसे पहले A1 के लिए कितने A1 मिलेंगे, तो A1 इज इक्वल टू ऑर्डर कितना 1/h यानी 1/4। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं GR, E का आगे कितना मल्टीप्लाई है 1 का, जब कुछ नहीं लिखा रहा तो 1 रहता, तो 1 मल्टीप्लाई बाई, देखो A1 का जो करेक्टर है 1 और इसके बाद जाता है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितना टो आर आर ये 9 प्लस, फिर आते हैं C2Z पे कितना है 1 इंटू इसका भी ये 1 इंटू इसका जो टो आर आर है कितना है -1 प्लस, देखिए सिग्मा XZ के लिए 1 इंटू ये 1 इंटू कितना आएगा 3 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, ये मैंने कर दिया। अब देखिए 1/4 कितना आया 9 माइनस कितना 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो -1 प्लस प्लस -1 हो गया, प्लस 3 प्लस 1
इज इक्वल टू 1/4, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, 9 3 12 इंटू 12, तो मेरे पास आ गया इसका 3। तो मेरे पास A1 कितने मिले? 3A1। देखिए इसी प्रकार अब निकालते अपन आगे A2 निकाल लेते हैं। N A2 इज इक्वल टू 1/4। A2 के लिए बात करेंगे तो इसका लिए 1 इंटू A2 का ये 1 इंटू ये 9 प्लस 1 इंटू ये 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 इंटू 3, मैं इधर लिख देता हूँ ये इंटू 3 प्लस वाई जेड में देखते हैं 1 इंटू -1 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए 1/4, ये तो 9, ये आ गया -1, ये फिर आ गया -3, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू -1, -1 फर्दर मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसलिए -3, और ये -1। देखिए इस बार मेरे पास माइनस के 3, माइनस का 1, माइनस का 1, तो माइनस कितना हो गया? 5। माइनस के 5 में से प्लस, माइनस के 5 प्लस के 9 में से गए, तो प्लस के कितने बचे? 4, और 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो मुझे A2 मिला है, वो मिला है 1। अब आते हैं अपन इसी प्रकार n B1 पर, नंबर ऑफ B1 देखते हैं, तो वही 1/4, इसका करेक्टर 1, फिर B1 का 1, फिर ये 9 प्लस इसी प्रकार इसका ये ऑपरेशन 1, फिर B1 का करेक्टर -1, फिर मल्टीप्लाई बाई इसका जो है 2r और -1, फिर प्लस देखते हैं सिग्मा पे, ये सिग्मा एक्स जेड 1 मल्टीप्लाई B1 कितना 1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर देखते हैं प्लस 1 -1 और ये 1। सोल्व कर लेते हैं। 1/4, ये 9, ये प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं, और ये देखिए ये 3, अब प्लस माइनस का 1। अब देखिए मेरे पास इस बार भी क्या मिला? ये 1 से 1 कैंसिल आउट, 9 में 3 जोड़े 12, 12 में को 4 से डिवाइडेड किया तो 3, मेरे पास B1 भी मिला 3। अब इसी प्रकार अपन आते हैं n B2 पर, तो ये 1/4, B2 की बात कर लेते हैं। B2 ये है, तो इस वाला करेक्टर की बात करेंगे, तो देखिए 1 आइडेंटिटी निकाल पहले, 1 मल्टीप्लाई बाय ये B2 का करेक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 9 प्लस C2Z का जो क्लास के लिए ऑपरेशन है 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इस बार देखिए 1/4, ये 9, ये है मेरे पास प्लस का 1, ये माइनस के 3 और प्लस का 1। तो देखिए ये प्लस के 2 माइनस का 1, तो यहाँ से बचा माइनस का 1, 9 में से 1 गया, तो मेरे पास बचे प्लस के 8, और 8 में को 2 से डिवाइडेड किया तो मेरे पास आया 4 दूनी 8, 2 आए। तो मेरे पास इसको रिड्यूस करने के बाद, किसको? इन सबको रिड्यूस करने के बाद जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन था, इसको मैंने फर्दर रिड्यूस किया, तो रिडक्शन के बाद जो मुझे संख्या में इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिले हैं, वो मिले हैं 3, तो A1 है, और प्लस मुझे इसके बाद मिला है मुझे एक A2 मिला, प्लस मुझे मिला है 3 B1 मिले हैं, प्लस मुझे मिला है 2 B2, यह है मिला है। अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। मैं लिखता हूँ सबसे पहले टोटल मोड्स। टोटल मोड्स वाटर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, इसलिए 3n। फिर इसके बाद आते हैं अपन जो टोटल मोड्स मिले हैं, वो मैं इधर लिख ही देता हूँ इनको। एक तो मिला मुझे 3A1, A2,
3B1 और 2B2, ये तो मिले टोटल मोड्स। अब इनमें से कितने रोटेशनल मोड है तो देख लेते हैं। रोटेशनल मोड्स, रोटेशनल मोड यानी RX, RY और IZ वाले। तो करेक्टर टेबल पर आ जाइए। ये करेक्टर टेबल मैंने मिटा दी है। तो ये था A1, A2, B1 और B2। तो देखिए मेरे पास A1 का कोई रोटेशन नहीं है, मैंने लगा दिया ये डैश। A2 के सामने करेक्टर टेबल में था RZ, तो यहाँ पर A2 का एक रोटेशन मिला, एक है ना। और इसके बाद आते हैं अपन B1 के सामने RY, तो इसका भी मिला 1, और B2 का सामने RX, तो इसका भी मिला 1। तो रोटेशनल मोड मिल गया मेरे पास, कितने, यही है। अब आते हैं ट्रांसलेशनल मोड पर। तो देखो A1 के सामने Z है, तो कितना मिला मुझे, 1। अब आते हैं A2 पर, A2 का कोई ट्रांसलेशनल नहीं मिला। अब आते हैं अपन B1 का X है ये, तो ये 1 मिला। अब आते हैं B2 पर, तो ये Y, ये मिल गया मेरे पास 1। अब अपन इसके बेसिस पर क्या निकाल लेते हैं, अब इनसे अपन कोई काम नहीं है, इसके बेसिस पर अपन निकाल लेंगे वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल मोड, अब देखिए टोटल मोड्स में से अगर मैं ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोड्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेंगे, वाइब्रेशनल मोड्स। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो टोटल मोड्स होते हैं, जिसमें ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल आते हैं। अब मैं रोटेशनल और ट्रांसलेशनल तो ग्रुप करेक्टर टेबल से निकाल चुका हूँ। अब टोटल मोड्स में उनको माइनस कर दूंगा तो जो बचेंगे वही रहेंगे मेरे पास वाइब्रेशनल मोड्स। तो देखिए 3A1 में से ट्रांसलेट कम हुआ, तो ये तो हो गया 2A1, ये हो गया वाइब्रेशनल मोड। A2 एक ही मिला था और वो भी रोटेशनल वाला, कुछ नहीं मिला है। अब B1 पाते हैं, मेरे पास 3B1 है, जिसमें से एक तो है रोटेशनल, एक है ट्रांसलेशनल, तो मेरा वाइब्रेशनल बचा ओनली एक B1। अब आते हैं B2 पर, तो देखिए अगर 2B2 है और दोनों मिले मुझे क्या क्या, एक तो रोटेशनल मिल गया उसका और एक हो गया मेरे पास ट्रांसलेशनल मोड, तो ये भी क्या हो गया 0। यानी वाइब्रेशनल मोड्स के टोटल मोड्स में से जो वाइब्रेशनल मोड्स है वो है 2 तो A1 एक B1। गुटेड। तो जो वाइब्रेशनल मोड्स वाटर मॉलिक्यूल में अपने को मिले हैं, तो देखिए जो वाइब्रेशनल मोड्स इन वाटर मॉलिक्यूल है अपने पास 2 तो A1 और एक है B1। अब इन दोनों में से अपन देखते हैं कि जो वाइब्रेशन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के वाइब्रेशन मोड होते हैं, एक तो स्ट्रेचिंग और एक रहता है बेंडिंग। तो जो 3n माइनस कितना 3n माइनस 6 है, उनमें से n-1 तो रहेगा अपने पास स्ट्रेचिंग का, और इसको माइनस कर दूंगा 2n-5 रहेगा मेरे पास बेंडिंग का। तो स्ट्रेचिंग भी मेरे पास कौन कौन सी है, 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू मेरे पास 3 नंबर ऑफ पैटर्न 3, उसमें मल्टीप्लाई माइनस किया 1 तो 2, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रेचिंग मोड वाइब्रेशन मोड में से जो टोटल स्ट्रेचिंग वाले मोड रहेंगे वो रहेंगे 2। अब तो इनमें 3 है टोटल, ये 3 में से 2 तो क्या स्ट्रेचिंग के, तो एक है मेरे पास मान लिया जाए A1 सिमेट्रिक में जाएगा, क्योंकि टोटल सिमेट्रिक यही है, टोटली सिमेट्रिक मोड जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन था A1, तो टोटली सिमेट्रिक मोड्स वाइब्रेशनल मोड्स भी कौन सा रहेगा A1। तो A1 तो स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में गया, और तो मेरे पास एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में जाएगा B1। और जो बेंडिंग है 2 A1 है, एक तो सिमेट्रिक में गया, तो एसिमेट्रिक में तो A1 जा नहीं सकता क्योंकि ये तो टोटली सिमेट्रिक था, तो कहाँ जाएगा ये, बाकी का एक बचा हो बेंडिंग में, इसलिए जो नेक्स्ट ये एक A1 है बेंडिंग के रूप में। तो मेरे पास जो 2A1 B1 मिला है उसमें से एक A1 तो है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का और एक A1 है बेंडिंग का,
और जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के रूप में मिला है मुझे मिला है B1। अब इनको फर्दर आगे वाटर मॉलिक्यूल के लिए देख लेते हैं कि कैसे कैसे। तो देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये मैं कर लेता हूँ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए। तो मैंने जैसे ही किया ये, अगर ये इधर खींचा, ये इधर आया और ये इधर आया, यानी सेम रूप से यहाँ तो स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में जाएगा। और एक वाटर मॉलिक्यूल फिर मैंने ड्रा किया, इसमें क्या हुआ कि एक तो इसको तो खींच रहा हूँ और इसको क्या कर रहा हूँ, मतलब कंप्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए ये स्ट्रेच और ये कंप्रेस, तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में गया। अब इधर आते हैं बेंडिंग में। अगर ये ऐसे जाए या फिर ये ऐसे जाए, ये बेंडिंग हो गया। अब अगर अपन इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये मिलता है मुझे 3650 सेंटीमीटर इनवर्स पर, 3650 सेंटीमीटर इनवर्स पर। और ये मिलता है एसिमेट्रिक ज़्यादा होता है, ये 3751 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलता है लगभग। अब बताइए मैं इसको न्यू1 बोलूँ या इसको न्यू1 बोलूँ या इसको न्यू1 बोलूँ। तो ये हमेशा चलता है करैक्टर टेबल के मूल्यांकन सिंबल के नंबर के अकॉर्डिंग ही चलता है। इट मीन्स इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही इनकी फ्रीक्वेंसी का नंबर चलता है। तो A1 को पहले नंबरिंग करेंगे, फिर B1 को करेंगे, तो ये तो हो जाएगा न्यू1। ऐसा लिख देता हूँ मैं, न्यू1 इज इक्वल टू, तो आ गया, मैं बार भी लगा दूं तो सेंटीमीटर इनवर्स में अच्छा दिखेगा। न्यू1 बार बराबर आ गया 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए अगर अपने पास एक ही मूल्यांकन सिंबल की दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो ज़्यादा वाले को पहले नंबरिंग करेंगे और कम वाले को बाद में नंबरिंग करेंगे। तो ये न्यू1 है, ये जाएगा फिर न्यू2 में और ये जाएगा न्यू3 में। गोटेड। तो जो ये देखो मेरे पास ये मिला है 1595 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इनकी नंबरिंग न्यू1, न्यू2, न्यू3 कैसे नंबरिंग करी ये भी समझ में आ गया और ये स्ट्रेचिंग भी समझ में आ गई। अब बात आती है इनके बारे में कुछ और बातें, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं इसकी न्यू1 की बात करूँ 3650 पे, तो क्या रमन एक्टिव है? तो ये बिल्कुल है। पहले IR देख लो, क्या IR एक्टिव है? तो जो करैक्टर टेबल थी उसमें उसके सामने था Z। तो अगर एक्स वाई जेड मिल रहे हैं या एक्स वाई जेड मिल रहे हैं तब तो IR एक्टिव है। तो यहाँ जेड था तो A1 क्या है, IR एक्टिव। और अगर मैं क्या ये रमन एक्टिव है तो इसके जो लास्ट कॉलम था बाइनोमिनल या पॉलिनोमिनल, उसमें x स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर कोमा जेड स्क्वायर मिल रहा था, A1 के सामने करैक्टर टेबल में था, तो ये रमन एक्टिव भी है। और ये टोटली सिमेट्रिक थी, इसलिए इसको बोलेंगे रमन पोलराइज्ड मोड, रमन पोलराइज्ड मोड। ये रमन A1 होता है रमन पोलराइज्ड। अब आते हैं B1 पे। जो B1 था वहाँ पर भी देखो A1 A2 और ये B1 में था मेरे पास X। तो X में देखिए जैसे X मिला तो ये भी क्या होगी, IR एक्टिव। तो B1 भी है IR एक्टिव। और ये है इधर मिला था मुझे XY या क्या था Y, शायद वो XZ था। तो XZ में देखो ये क्या होगी, जैसे XZ मिला तो ये रमन एक्टिव भी होगी और ये होगी रमन डीपोलराइज्ड। टोटली सिमेट्रिक मोड से रमन पोलराइज्ड होती है, बाकी सब क्या होती है, रमन डीपोलराइज्ड। अब बेंडिंग बात है तो ये A1 ही है। जब ये आई रमन एक्टिव IR एक्टिव रमन एक्टिव तो फिर ये भी IR एक्टिव रमन एक्टिव हो गई है। इसी के साथ जो आपके वाटर मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल में रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये एक्सप्लेन कर दिया। और जो प्राप्त हुए मोड्स उनमें से कितने वाइब्रेशनल मोड है और वाइब्रेशनल मोड्स को भी फर्दर मैंने डिवाइडेड करके बता दिया कि कितने स्ट्रेचिंग में है कितने बेंडिंग में है। और इसी के साथ आपका जो टॉपिक ख़त्म होता है।